Ma'am, you can begin. Yeah. Streaming start करूँ? Okay. Good afternoon. Good afternoon all present over here. Myself Reena Choksi, Head of Civil Engineering Department, Parun Institute, Engineering and Technology Diploma Studies. Welcome you all for the webinar organized by our department on underground pipeline by Abhishek Singh, Civil Engineer in Messrs. Vinay Prasad Singh Construction Company. I am very proud to say that Abhishek Singh is an alumni of Parul University. He is a student of PIET of 2007 batch. He has worked and successfully completed National Highway project of 77.7 kilometer in Jharkhand, NH 75 Pada Morai to Bidramganj. The project cost is approximately 100 crores. He has also completed more than 100 kilometers of underground pipeline systems of Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited. He has also completed more than 100 kilometers of canal network of Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited, Bharuch and Vadodara district. Currently, he has various infrastructure projects such as WFC, canal construction, road construction, etc. So this is a hint of Abhishek's journey as a civil engineer, which cannot be expressed and completed in 1 or 2 minutes. So, I, by not wasting much more time, I request Abhishek Singh, please start to share your views and ideas to our viewers. So, Abhishek, the stage is yours now. Thank you so much, Reena Choksi madam. Welcome, sir. जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पारुल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, मैं जब भी उनको देखता हूं कभी भी तो मुझे अपने कॉलेज की याद जरूर आती है और इसीलिए मैं बार बार कॉलेज चला आता हूँ। जब हम लोग स्टार्टिंग 2007 में जब हम अपनी कॉलेज की शुरुआत किए थे, उस वक्त आज जो कॉलेज है वैसी कॉलेज नहीं थी। आज यूनिवर्सिटी है, उस वक्त कॉलेज थी। लेकिन हम लोगों ने उस दौरान भी, आज जितने भी टीचर्स हैं जैसे रुचि मैडम है या विलिन पारिक सर हैं या बाकी जो भी टीचर्स हैं, उन लोगों ने हमें बहुत ही ज्यादा उस वक्त मोटिवेशन दिया था। हेलो हेलो, You are audible, Abhishek. ओके फाइन। तो ये उस वक्त हम लोगों को मोटिवेशन दिया था जब हमारी कॉलेज में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जैसा कि आज है, लेकिन हम लोगों ने अपने टीचर्स की सपोर्ट की वजह से और उनके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग था कि जो आजकल की जनरेशन में मैं कम देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों और टीचर्स के बीच में सीखने के लिए बॉन्डिंग की बेहद आवश्यकता है। उसमें बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि आप अपने कैरियर को बनाने के लिए आज जिस जगह पे हैं, बहुत सारे लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं या जितने भी पढ़ा रहे हैं वो इस दौर से गुजरे हैं, तो वो बेटर समझते हैं कि आपका फ्यूचर आगे चल के बेहतर करने के लिए किन उपायों की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जितने भी लोग जो ज्वाइन किए हैं आज हमको सुन रहे हैं, मुझे कॉलेज की तरफ से एक्चुअली मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जो प्रैक्टिकल मैं फील्ड में कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ आज, वो जाके जरूर कॉलेज में बताऊं उन बच्चों को, ताकि जो मेरे को डिफिकल्टी हुई है पास आउट होने के बाद प्रैक्टिकल वर्क में और कॉलेज की लाइफ में और वो लाइफ में, ये दूसरों को ना हो, होगी तो सही पर आसानी हो जाए। आप समझ पाए कि बाहर जाने के बाद जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटर वर्ल्ड कैसा होगा, वो अल्टीमेटली है कैसा। पूरी सोसाइटी जो है, हम चूंकि अब इंजीनियरिंग कोर्स से बिलोंग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे तो अपने फील्ड से रिलेटेड ही करेंगे। तो ये जायज सी बात है कि आप फ्यूचर में आगे चल के वही करने वाले हैं जो आप आज पढ़ाई करेंगे। तो बेहतर यही है कि आज अच्छा पढ़ लिया जाए
ताकि कल बेहतर कोई अगर कुछ सवाल पूछे तो हमारे मन में कोई आशंका नहीं हो, अगला आदमी भी सोचे कि नहीं भाई कोई अच्छी जगह से आप पढ़े लिखे हैं। और आजकल तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो तो मुझे नहीं लगता कि और किसी यूनिवर्सिटी का, मैं तो अभी तो 10 साल हो गए मेरे को पास आउट हुए, पर आज भी जो मैं अब लोगों के मुंह से आज जो मैं बात सुनता हूँ पारुल यूनिवर्सिटी हो जाने के बाद, वो पारुल कॉलेज के वक्त नहीं सुनता था। 2007 में मेरे को याद है जब हम लोग सारे हम हमारी शायद सेकेंड बैच थी जब कॉलेज शुरू हुई तब से, तो 2007-8 में देवांशु सर पहली बार कॉलेज में आए। तब तक तो हम लोगों को यही पता नहीं था कि वो जीन्स के नीचे जूता पहनना है कि चप्पल पहनना है। तो पहली बार कोई आदमी आके हमको डिसिप्लिन सिखाया जिसको देख के हमको ऐसा लगा कि अच्छा इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना है, शर्ट पैंट, तो ऐसा पहनने से आदमी सुंदर दिखता है क्या? फिर ये कम बोलते हैं तो हमको भी कम बोलना चाहिए क्या? जल्दी नहीं बोलना चाहिए क्या? उनको देख देख के हम लोगों ने भी शुरू ही किया था कि तभी तक उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू करा दी। उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जब शुरू हुई तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मतलब पहले तो ऐसा लगता था कि वाकई में हम लोगों को कुछ आता वाता नहीं, कहाँ से उठ के चले यार, कोई पता ही नहीं है कि किसको बोलते हैं गुड मैनर्स, किसको बोलते हैं बैड मैनर्स, ना बात करने की तमीज है, ना बैठने की, ना कपड़ा पहनने की, ना उठने की। ऐसा मेरे साथ ही नहीं था, पर बहुत लोगों के साथ ऐसा था। तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे दूसरे से सीखते ही हैं, तो मैंने तो उनसे काफी चीजें सीखी हैं। सबसे पहला चीज सीखा है डिसिप्लिन। एक डॉक्टर आदमी हो के एमबीबीएस, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें इंजीनियरिंग भी है, उसको भी समझ के और उसको इतना फ्लुएंटली चलाना, इतना सक्सेस अचीव करना, तो उनके पोटेंशियल पे तो खैर किसी तरह का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। और मेरा मानना है कि आप लोग जितने भी बच्चे लोग हैं जो इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आप एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे हैं। हर एक संस्था में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आप लोग बाकी जगह नहीं गए होंगे, मुझे पास आउट हुए 10 साल हो गया, मैं बहुत तरह के लोगों को जानता हूँ, बहुत तरह के कॉलेजेस जानता हूँ। लोग मेरे से भी बात करते हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। बात करने के दौरान ही ये पता चल जाता है कि आपकी क्षमता कहाँ तक है, आप जिस भी फील्ड से बात करें। तो हम लोग चूंकि इंजीनियरिंग विंग से रिलेटेड हैं और खास करके मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग की ही बात होगी, वैसा ही फ्रेंड सर्कल होगा। तो उस वक्त अब जब लोग मुझे पूछते हैं कि आप पारुल से पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा ऐसा फील होता है कि अच्छा पारुल से पढ़े मतलब थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि पारुल से पढ़े हैं मतलब कि ऐसा है कि, तो हम लोग उस वक्त बहुत शर्मिंदा होते थे, तब तक पास आउट नहीं हुए थे। ये बात मेरे को हमेशा मन में ऐसे रहती थी कि नहीं ये बहुत गलत चीज है। जब हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस संस्था में हम सुबह से शाम तक अपना बिताते हैं, वहां किसी तरह की कोई गलत चीज होती नहीं। हमको जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हम कितने भी मिस्चीवियस थे उस वक्त भी, पूरी बैच की बात करता हूँ, तो कोई क्लास बंक नहीं करता था, क्योंकि हमको क्लास के अंदर ही ज्यादा मजा आता था, बंक करने की जरूरत ही नहीं थी। हम अपने टीचर्स का पढ़ाया हुआ चीज हम कभी ऐसा समझ के पढ़ते ही नहीं था कि पढ़ाई के रूप में उसको करना है। हमने हमेशा ही अपने पढ़ाई को एंजॉय किया है। और आज भी जब मैं कॉलेज जाता हूं तो मुझे तो लगता है कि माहौल वैसा ही है, बच्चों में किसी तरह का डर भय समा गया है। क्या होता है समझ में नहीं आता है, इतनी झिझकिचाहट क्यों है, कुछ भी बात खुल के नहीं बोल पाना, अपने टीचर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाना, अपना डाउट रख नहीं पाना। जरूरी नहीं है कि सब लोगों को एक बार पढ़ाई गई चीज समझ में आ जाए, बहुत लोगों को कुछ चीज समझ में आती है, कुछ चीज नहीं आती है। लेकिन जरूरी यह है कि हम जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसमें हमारी दिलचस्पी है कि नहीं, ये चीज को जाने। और मेरा ये मानना है कि दिलचस्पी आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप आज जो पढ़ेंगे यही कल जाके प्रैक्टिकल आपको साइड पे या आपके ऑफिस में आपने जो यहाँ गेन किया है, इसी वजह से आपको वहां प्लेसमेंट मिलेगा। तो आपको अभी जो गेन करने का टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी ऐसा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा मेहनत का काम है, बाहरी दुनिया बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल सा आज का एग्जांपल देता हूं कि एक वेबिनार देने के लिए मैं एक एसी रूम में बैठ सकता हूं और लैपटॉप चला सकता हूं, और सुनने वाले भी एसी रूम में बैठ के और अपने लैपटॉप से या फोन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब मेरे को साइड पे काम करना है और बाहर तापमान है 45 डिग्री, तो मेरे में फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस भी उतनी होनी चाहिए कि मैं बाहर के कंडीशंस को सरवाइव कर पाऊं। हम लोगों को अपने आप को एक इंजीनियर के रूप में पूरी तरह तैयार करना है, आपके बॉडी लैंग्वेज से लेके आपके मेंटल एटीट्यूड से लेके सब कुछ। इसीलिए ये जो समय है ये बच्चों के लिए बेहद ही बहुत ही, और आप लोग तो मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चे यहाँ डिप्लोमा से आए हैं, तो अभी तो आपके लिए डिग्री भी बाकी है। मेरा ऐसा ही कहना है कि हमारा फील्ड जो है वो बहुत ही वास्ट फील्ड है,
और आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसको डेवलप नहीं कहा जाता है। तो यहाँ जब भी विकास होगा देश का तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आधार संरचना के थ्रू। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एक अहम योगदान बन के आता है सिविल इंजीनियर का। आगे चल के कहीं जॉब की क्राइसिस नहीं होने वाली है अगर आप में टैलेंट है तो, और नहीं तो फिर आप IIT रुड़की से भी पास आउट हो और आप खाली पास हो गए हो तो उससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आप जीवन में आगे चल के क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आदमी किसी भी कदम पे बदल सकता है, पढ़ाई किसी भी दिन कर सकता है। मैं पहली बार मैथ्स के, मेरे को याद है कि मैं मैथ्स 9th स्टैंडर्ड में पहली बार में फेल हो गया मैथ्स में। तो जब घर पे आया तो लोग, मेरे घर वाले सब हंसने लगे कि दादाजी हेडमास्टर हैं, पापा के 90 मार्क्स आए, तो साला फेल हो क्या गया। और मेरे को इतना बुरा लगा, मैं बोला यार फेल कैसे हो गई यार, क्या किया मैंने। तो मम्मी बोली कि दिन भर क्रिकेट खेलता है, घर में नहीं रहता है, 20 बहाने, अब तो आप फेल हो गए, अब तो बहाना ही जो बोल दे वो सुन लेना है। सुन लिया, फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं बोला ये तो बहुत गलत चीज हो गई यार, ये कैसे हो गया। फिर मैंने काफी मेहनत की, मेहनत तो काफी की, ऐसा नहीं है कि अगली बार में 90% ले आया, 95% ले आया, लेकिन फेल अगली बार से नहीं हुआ। ऐसा करते करते मैं आ गया कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में 3 पेपर्स थे, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3। तो 3 पेपर थे। तो पहले पेपर में मैथ्स 1 में केटी आ गई। तो मैंने सोचा कि यार 12th में तो यही पढ़ के आया था, वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछा है, तो बदमाशी की वजह से या कम पढ़ने की वजह से जो भी बोलिए फिर से फेल हो गया। तो मैं बोला कि यार मैथ्स लगता है कि जिंदगी में मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं, फिर से फेल हो ही गया। तो 80 केटी अलाउड थी, कैरी फॉरवर्ड हो गई। अगले सेमेस्टर में मैथ्स 2 में भी केटी आ गई। तो मेरे को लगा कि अच्छा लगता है, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा। 3rd सेमेस्टर में चला गया, मतलब मैथ्स, तीनों मैथ्स के पेपर मैंने दे दिए, तीनों मेरे बैकलॉग्स पेंडिंग नहीं रहे। तो एक दिन रुचि मैडम के मैं ऑफिस में बैठा था, उनका सॉइल मैकेनिक्स का लैब था। तो उस वक्त क्लास टीचर थी सुहासिनी मैडम, और अभी आपके डिग्री मतलब हमारे बैच को भी वो पढ़ाती थी, आज भी वो पढ़ाती हैं। ये जितने भी टीचर्स के मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टीचर्स आज भी हैं इसी कॉलेज में, इसीलिए मैं इतनी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को पास नहीं होना है। तो मैं बोला कि क्या हुआ मैडम। तो बोली कि ये 3 पेपर तू फेल हो गया है, तो तू जानबूझ के फेल हुआ है। मैं बोला कि नहीं, तो पास नहीं हो सकता है। मैं बोला हो सकता हूँ, तो कब करेगा। मैं बोला कि अच्छा तब तो मैं कर ही देता हूँ। अगली बार जब हमारा एग्जाम आया IIT का, तो हमारा LD कॉलेज पे एग्जाम्स होते थे। मैं पहला ऐसा लड़का था जिसने मैथ्स के तीनों पेपर, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, और सुबह से दिया है मैथ्स 1 का पेपर और दोपहर के बाद मैथ्स 2 का पेपर। वैसे हालात में भी मैंने वो तीनों के तीनों एग्जाम्स अच्छी तरह से पास किए, कि जिसकी वजह से जो हमारा डिग्री बनने वाला है फाइनल सेमेस्टर, पहले हमारा क्या था कि 6 मतलब लास्ट 2 ईयर 7th और 8th सेम का एग्रीगेट, ये लास्ट ईयर का एग्रीगेट वो डिसाइड करता था कि भाई आप उस दौरान अगर आपके बैकलॉग्स हुए तो आपका पास क्लास होता है, आप किसी क्लास के तहत पास नहीं गिने जाते, फर्स्ट या सेकंड नहीं। तो मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि भाई इतने बैकलॉग्स हो गए तो क्लियर कब करेगा। तो मैं भी सोच लिया कि अब इस बार की गर्मी में तो क्लियर कर ही देना है। तो मैंने उस दिन भी यही सोच के पहला कदम उठाया था कि अब क्लियर कर देना है तो कर देना है। फिर अब क्रिकेट गया भाड़ में और बाकी चीज गई बाद में, पहले अब ये जो कर रहा हूँ वो होना ही चाहिए। तो मैंने मैथ्स के तीनों पेपर क्लियर कर दिए, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, फिर बाद में क्लियर करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पहली अटेम्प्ट में कर देता तो यार इतना सुनना नहीं पड़ता। लेकिन आदमी के अंदर बदमाशी होती है, उस वक्त स्टूडेंट थे, बाकी सब चीजें करने में ध्यान नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो गलती हुई थी, आदमी नहीं पढ़ा था, टीचर्स ने तो पढ़ा ही था। और उस वक्त भी हमारे टीचर हमको मैथ्स पढ़ाती थी फाल्गुनी मैडम, अभी भी हैं वो, इतना बढ़िया पढ़ाती, कानन मैडम पढ़ाती थी, इतना बढ़िया पढ़ाती थी कि मतलब महा से महा बेवकूफ लड़का हो उसको भी समझ में आ जाए कि क्या पढ़ा रही है। लेकिन हम लोग इतने वो थे कि मेरे को मान लीजिए, बाकी लोग तो पास हुए थे, कुछ कुछ लोग जो बाकी रह गए थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि यार पास होना है तो एक साथ ही पास होना है। तो मुझे जहां तक याद है, मेरी बैच के फाइनल ईयर में जब हम पास आउट हुए तो हम एक भी लड़के ऐसे नहीं थे जो फेल हो गए थे, हम सबके सब पास हुए थे। और हम लोग जब अपनी पढ़ाई करते थे उस दौरान हमको इस तरह का टेक्नोलॉजी का कोई सहारा नहीं था। हमको क्या होता था कि अब पिछले साल की कोई फाइल बनी है, एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया है, पहले के असाइनमेंट्स जमा है, अगर आपको कुछ कॉपी भी करना है कहीं से तो उसी में से कर सकते हैं। एक तो अपनी लाइब्रेरी पहले से थी पारुल यूनिवर्सिटी की, तो वहां हम लोगों के पास बुक्स हुआ करती थी।
तो धीरे धीरे हम जब पास आउट हो गए, उसके बाद जब मैंने पहली बार जाके मेरे पिताजी का पहले से यहाँ फर्म था सिविल इंजीनियरिंग का, पर उनका ऐसा मानना था कि एज अ मालिक कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप एज अ मालिक किसी भी फर्म को ज्वाइन करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप खाली इतना समझ के आए कि आप इंजीनियर बन गए हैं और मालिक के बेटे हैं इसलिए आप मालिक बन जाएंगे, तो वो सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा समझा, और मुझे उस वक्त मेरे चाचा जी को एक प्रोजेक्ट मिला था झारखंड में, LWE प्रोजेक्ट था वो, मतलब लास्ट विंग एक्सटेंशन। वो नक्सल बेल्ट में आता है, काफी डेंजरस एरिया था। तो वो मेरे चाचा जी वहां खुद प्रोजेक्ट इंचार्ज थे, उन्हीं के अंडर में पहली बार 2011 में ट्रेनिंग होने के लिए वहां मैं गया। वहां मैंने अपने 3 साल बिताए। वहां नेशनल हाईवेज का काम था। सारे सरकारी अधिकारियों से मैं जिंदगी में पहली बार मिला था कि जूनियर इंजीनियर किसको बोलते हैं, SDO किसको बोलते हैं, SC किसको बोलते हैं, चीफ इंजीनियर किसको बोलते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद पहली बार, क्योंकि पहले तो ऐसा ब्लूप्रिंट होता है आदमी के मन में कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस गए तो उसके बाद पास होंगे तो BMW रहेगी, नहीं तो ऑडी रहेगी। असली में जब आदमी का जब ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसको पता चलता है कि साला 12,000 ही मिलेगा, तो बहुत अफसोस होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को ऐसा तैयार करें कि कम से कम आगे चल के खुद के लिए मजाक नहीं बन जाए। फिर सबने एक बराबर भरी है, तो किसी को 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, किसी को 8 लाख का भी नहीं मिल रहा है, किसी को 80,000 का भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें कमी है कहाँ? सारे बच्चे तो एक ही कॉलेज में पढ़े, सबको तो एक ही टीचर ने पढ़ाया। तो फिर एक ने 18 लाख का पैकेज बैक कर लिया और दूसरे ने 8 लाख का भी नहीं कर पाया। तो इसमें हम कैसे ऐसा मान लें कि किसी को पढ़ाने नहीं आया है? पढ़ाने तो आया है, पढ़ाने तो आया है। जो पढ़ने की काबिलियत थी वो किसी में कम और ज्यादा थी, लेकिन तो भी ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आगे चल के क्या करेंगे। जीवन हर दिन सुधार के लायक है। रोज आप अपनी जीवन की शुरुआत जो है एक सुधार के साथ कर सकते हैं। अभी आज आप आज के एनवायरनमेंट को देखें, ऐसे एनवायरनमेंट में भी जो लोग जिसको बोला जाए कि एकदम एजुकेशन से बिल्कुल अलग कैरियर माना जाए, तो ऐसा मान लिया जाए, तो लीडर्स का नाम मान लिया जाए कि इनको भाई एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। 10वीं फेल भी मंत्री बनेंगे, 12वीं फेल भी बनेंगे, ये भी बनेंगे, वो भी बनेंगे। लेकिन उन मंत्री विधायकों में भी कुछ चेहरे आपने ऐसे देखे होंगे जो देश को लीड कर रहे हैं। आप उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, नोटिस करिए, आप उनके डिसिप्लिन को नोटिस करिए, तब पता चलेगा कि एक नरेंद्र मोदी बनने के लिए आखिर कितने त्याग की जरूरत है, कितने डिसिप्लिन की जरूरत है। वो खाली कमेंट कर देना कि 5 लाख का सूट पहनते हैं, वो अपने आप जीवन के 60 साल उसमें बिताए हैं वो, कि वो 5 लाख का सूट पहनने के काबिल बने। उन्होंने अपना घर परिवार सब त्याग किया, उन्होंने तरह तरह की जानकारियां कलेक्ट की, तब जाके आज एक देश को चला पाते हैं। और आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि वो 20 घंटे के आसपास काम करते हैं। तो हम लोग यंगस्टर्स के लिए तो वो एक मोटिवेशन होने ही चाहिए। और सेकेंड मोटिवेशन आप लोगों को लेना है तो एक प्रधानमंत्री का रखिए, एक अपने ही कॉलेज के चेयरमैन का रखिए। वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है। मैं अपनी लाइफ में बहुत तरह के आदमियों से मिला हूं, इनके जैसा डिसिप्लिन आदमी आपको बहुत ही कम मिलेगा। इनसे कुछ सीखने जैसा है कि डॉक्टर साहब होके भी आला कभी लगाते नहीं है, तो भी कितना देखिए डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना। तो जब मैं बता रहा था कि जब मैं वहां गया तो मुझे जो डिफिकल्टीज फेस होने को मिली वहां, पहली बार रोड में गया, मुझे पता ही नहीं था कि GSB क्या होता है, WMM क्या होता है, BM क्या होता है। मैं किसी टेक्निकल टर्म से वाकिफ नहीं था। तो अपना मजाक नहीं बने, इसलिए चोरी छुप के जाके सीनियर्स को पूछना। लेकिन तो भी मैं हमेशा मेरा ये मानना था कि ये सारी चीजें मेरे को आनी तो चाहिए ही चाहिए। मैंने वहां इतनी मेहनत की कि 2 साल के अंदर मुझे वहां का प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाया गया। बोला गया कि भाई अब आप, तो अब मेरे को भी विश्वास नहीं हो कि बताइए, ये लोग तो मेरे को 12,000 रुपया तो नौकरी बोल रहे थे पहले कि 12,000 रुपये ज्वाइन करना पड़ेगा, अब बोल रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट का इंचार्ज हो जाइए। तो उसके लिए मैंने उतनी मेहनत की। मैं जो कुछ अपने टीचर्स के द्वारा सिखा हुआ था, जो लैब्स में मैंने प्रैक्टिकल किए थे, जो मैंने सॉइल टेस्टिंग की थी, उन्हीं सब जानकारियों ने मुझे उस दिन तक उस कंपनी में टिकने दिया। इसलिए जानकारी बहुत ही जरूरी है, और हमारे फील्ड में तो खास करके। अब मैं बात करता हूं टॉपिक की। तो आज आप लोगों के बीच में मैं पेश हुआ हूं एक टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए, जिसका नाम है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। ये एक इरिगेशन का एक तरीका है जो कि अब पूरे गुजरात में ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। पहला फेज
और बाकी स्टेट्स इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि नियर बाई स्टेट है एमपी में अभी लगातार पिछले 2 सालों से और आते हुए 5 सालों के लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे टेंडर्स हो रखे हैं। अच्छा, अब मैं आपको लोगों को बता दूं कि मैं आपको बता क्यों रहा हूं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम के बारे में मैं आपको क्यों जानकारी दे रहा हूं, या मैं आपको जानकारी देने वाला कौन हूं। तो मैं जानकारी इसलिए बेहतर दे पाऊंगा क्योंकि मैं ये काम रोज करता हूं, रोज तो नहीं लेकिन लगातार किया हूं, और अभी भी मेरे पास अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं डिजाइनिंग के ऑफिस से लेके और एग्जीक्यूशन तक सब में मैं शामिल रहता हूं, यहां तक कि बिलिंग में भी रहता हूं। तो मुझे इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया अंदाजा है कि इस चीज को कैसे समझा जा सकता है और कैसे समझाया जा सकता है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इससे मतलब कि लोगों को क्या, फार्मर्स के लिए अगर ये स्कीम है तो उससे उनको फायदा क्या होने वाला है, वो क्यों आपको अपनी जमीन दे दे सरकार को। तो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम हमारी सोच थी उस वक्त के यहाँ के मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की। उस वक्त वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका विजन बहुत ही वाइड था। वो उनका हमेशा ऐसा मानना था कि जब तक किसानों की भलाई नहीं होगी तब तक हमारा राज्य आगे नहीं जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या मजबूतीकरण करना शुरू किया, उन्होंने सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड नाम से एक वर्ल्ड बैंक की फाइनेंस प्रोजेक्ट, उस वक्त वो वर्ल्ड बैंक का सबसे हाईएस्ट पेड प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं होता है तब तक समझिए कि मेरा जो जीवन है वो संपूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि एक डैम जो कि बना है यहाँ से मतलब सैकड़ों किलोमीटर पीछे केवड़िया में, वहां का पानी उनको कच्छ तक पहुंचाना था, और उसके लिए कोई सिस्टम नहीं था, खाली एक डैम था। और भरूच और बाकी यहाँ के जोन्स जो कि जहां पानी की भारी किल्लत है, पीने की पानी की किल्लत है, तो इरिगेशन वाटर कहां से आएगा। उस समय पे उन्होंने सोचा कि पहले इस पानी को यहाँ पहुंचाया जाए। तो उसके अंतर्गत एसएसएनएल ने ओपन चैनल फ्लो बना, मतलब कि उन्होंने एक कैनाल का सिस्टम डिजाइन किया, जिस कैनाल के सिस्टम को ऑपरेट करते हैं हम केवड़िया कॉलोनी से। केवड़िया यहाँ पे एक जगह है, वहां अभी आप लोगों ने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन जो हुआ था, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वही है। तो उन्होंने बोला कि भाई, तो बोले कि पानी पहुंचाया जाए किसी भी तरह से करके खेतों में, किसान बारिश के भरोसे कब तक रहेंगे। तो सारे के सारे खेत यहाँ बंजर होते थे। मेरे को याद है यहाँ के कुछ इलाके जम्बूसर और भरूच, जहां बबुल के पेड़ों के सिवाय उस वक्त कुछ होता ही नहीं था, खाली बबुल के पेड़, क्योंकि पानी ही नहीं था। उन्होंने ओपन चैनल फ्लो के थ्रू पानी मैक्सिमम विलेजेस तक पहुंचा दिया। अब विलेजेस तक तो पानी पहुंच गया था, उसका उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि कैनाल से वो पानी बाय गेट के थ्रू ऑफटेक होगा, पहले मेन कैनाल में डैम से, उसके बाद वो ट्रांसफर होगा ब्रांच कैनाल्स में, उसके बाद जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज में, और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बाद वो जाएगा माइनर्स में। ये कैनाल्स का क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप इसको ऐसे समझें तो बड़े से छोटे के क्रम में हम आ रहे हैं। मतलब कि अगर मेन कैनाल हुआ तो उसका डाया, उसका रेडियस सबसे ज्यादा हुआ, मतलब उसका जो, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में, इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करें, तो उसका जो वाटर कैरेज का कैपेसिटी होगा, वाटर कैरिंग कैपेसिटी, वो सबसे मैक्सिमम होगा, इसलिए उसका नाम जो है वो मेन कैनाल है। मेन सोर्स वही है, बाकी सब कैनाल्स में पानी देने के लिए, और बाकी सबका नाम ऐसे ही अलग अलग रखा गया है। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि एक इरिगेशन में जो हम कैनाल नेटवर्क से सीखे, तो इसमें पहला चीज क्या होता है, कहां से शुरुआत होती है। हम पानी एक्चुअली, आप एक खेत में गए प्रोजेक्ट करने, वहां आपको पानी मिला कैनाल में, वहां से आपने पाइपलाइन कर दिया, लेकिन ये पानी किस सिस्टम के थ्रू वहां से यहां तक आया है ये जानना जरूरी है। कितना पानी आया है ये भी जानना जरूरी है। तो इन सब के लिए कैलकुलेशंस होते हैं, उसका डिस्कशन मैं आज नहीं करूंगा। ये खाली एक ओवरव्यू देता हूं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम है क्या और इसकी शुरुआत क्यों की गई। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसानों को, जिसको गुजराती में बोले खेडूतों को, पानी देते हैं उनके अलग अलग खेतों में, उनके इरिगेशन पर्पस के लिए, वो अपनी फसल की जुताई बुआई कर पाए, इस मकसद से उनको पानी प्रोवाइड किया जाता है। अब दिक्कत क्या थी कि ओपन चैनल फ्लो में, जब भी ओपन चैनल फ्लो बनाना हो, एक कैनाल बनानी हो, तो उसके लिए लैंड ऑक्यूपाई करनी पड़ती थी। तो लैंड तो अब किसानों की है, हो सकता है वो दे ना दे,
तो हो सकता है कि पीछे वाले किसान चाहे कि भाई हम अपनी जमीन देने को तैयार है, लेकिन अगर आगे वाले ही नहीं देंगे तो पीछे पानी जाएगा कहां तक। ये एक भारी बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, तो उस समस्या का निजात निकालने के लिए ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। अब ये सिस्टम है क्या, अंडरग्राउंड पाइपलाइन का मतलब है कि ये जो पाइप यूज हो रही है, इसमें जो पी यूज हो रहा है पाइप के लिए, वो पाइप जो है वो पीवीसी पाइप है। अब पीवीसी पाइप होने की वजह से उसका जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाता है कंपेयर टू आयरन, ठीक है। और आयरन में दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं जो पानी को खराब करती हैं वो है उसकी कोरोजन प्रॉपर्टीज, रस्टिंग और क्लोराइड्स और जो भी बोलिए, जो एक लोहे से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, जंग लगी हुई पानी जो खेत में जाएगा तो उससे नुकसान होता है। तो सरकार ने सोचा कि नहीं भाई हम खेती को तो घटा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया यूपीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप है वो। उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी कंपनीज को गुजरात में नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। जैसे कि आप देखें तो ये सिंटेक्स है, सुप्रीम है, जितने भी पीवीसी की कंपनीज काम करती हैं। और तकरीबन 90,000 किलोमीटर का कैनाल का नेटवर्क मेरे को जहां तक पता है पिछले साल तक कंप्लीट हो चुका था। 90,000 किलोमीटर्स ऑफ नेटवर्क ओनली इन गुजरात स्टेट। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है ये। कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी जो है वो महज 3,000 किलोमीटर के आसपास है, और ये 90,000 किलोमीटर का नेटवर्क तो कितना वाइड नेटवर्क होगा। तो इसके लिए इंजीनियरिंग विंग, जो सिविल इंजीनियर्स होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि बिना किसी कंप्लेन के हर किसी के खेत में पानी पहुंचा भी देना है टाइम पे, और किसी को कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अब मैं बताता हूं आपको कि ये यूजीपीएल जो है प्रोसेस, इसको शुरुआत कैसे होती है, कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई इस खेत में यूजीपीएल करने से पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला चीज होता है कि हम उस लैंड का टोपोग्राफी पढ़ते हैं। यानी आप ऐसे मायनों में समझे तो उस लैंड का पहले हम सर्वेइंग करते हैं। सर्वेइंग इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चले कि आगे चल के जो लैंड है वो इवन है, स्लोप में है या हाई है। अगर वो लैंड आगे चल के हाई हो जाता है तो वहां बाई ग्रेविटी पानी नहीं जा सकता है, क्योंकि पानी का अपना नियम है, जिस हाइट से चलेगा उसी हाइट तक वो पहुंच सकता है, उससे ऊपर नहीं। उसको ऊपर पहुंचाने के लिए फिर आपको किसी फोर्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि मोटर या और भी कुछ। तो पहले वो स्टडी किया जाता है कि भाई ये एरिया जो है, यहां तक हमको इरिगेशन पानी पहुंचाना है इतने फील्ड तक, तो इसके लिए हमको फोर्स फ्लो की जरूरत पड़ेगी यूजीपीएल में या फिर बाई ग्रेविटी हो जाएगा। जब वो डिसाइड हो जाता है कि बाई ग्रेविटी हो जाएगा, तब पहला प्रोसेस क्या किया जाता है कि उसका एक अलाइनमेंट फिक्स किया जाता है। और जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि किसी भी चीज को, किसी भी बंद चीज को, या पाइप हो या आप घर पे भी कभी करके देखो, अगर पाइप सीधा आप रखेंगे तो हमेशा उसका डिस्चार्ज जो होगा वो बहुत ही बढ़िया और फ्लुएंट होगा। इसलिए पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि जितना हो सके उतना उस अलाइनमेंट को स्ट्रेट रखा जाए 90 डिग्री। अच्छा, फिर कहीं अगर मोड़ने की जरूरत पड़ती है तो उसको मोड़ने के लिए एसेसरीज का यूज करना पड़ता है। जो पाइप्स इसमें पीवीसी की यूज होती हैं उनकी अप्रोक्सीमेट लेंथ 6 मीटर होती है। वो एमएम में अंतर हो सकता है, मीटर में अंतर नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट मैंने इसलिए बोला कि कल कोई जाके ऐसा सिस्टम ले आए नापने का और बोले कि भाई 6.10 सेंटीमीटर है, तो वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, लेकिन उसका स्टैंडर्ड साइज फिक्स है 6 मीटर। 6 मीटर की पाइप होती है वो। पहले हमको एक्सकेवेशन करना होता है, तो पहले पाइपलाइन को एक्सकेवेट करने के लिए हम ऊपर एक स्लोप में ट्रेंच काटते हैं बाय मींस ऑफ एक्सकेवेटर, जिसका डेप्थ होता है मिनिमम 120 का मतलब होता है 1.20 मीटर। ये क्यों हम इतना देते हैं? ताकि हम जो पीवीसी पाइप नीचे ले करने वाले हैं उसके ऊपर मिट्टी का बढ़िया कुशनिंग रहे, ताकि उसके ऊपर से जब कोई मशीनरी या कुछ गुजरे खेत में से तो उसका इफेक्ट जो है वो पाइप तक नहीं पहुंच पाए और वो टूटे नहीं, क्रैक नहीं। दूसरा, ये जो हम पाइप यूज करते हैं पीवीसी, ये वेल्डेड पाइप नहीं होती है, ये ऑलरेडी वहां से मैन्युफैक्चर्ड पाइप होती है और एक दूसरे के साथ फिट होती है बाय मींस ऑफ अ रबर रिंग। एक रबर रिंग लगता है और इसमें इसका हेड और टेल 2 पोर्शन होते हैं। तो हेड और टेल, हेड के अंदर एक ग्रुप बना होता है जिसके अंदर, वो मैं आप लोगों को उसका वीडियो भी बताऊं, मैडम को मैं भेजूंगा, आप लोग उसको देख के एक बार समझ पाएंगे। हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेन करने से आपको उतनी चीजें नहीं समझ पाएंगे जितना आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर आप बढ़िया से सुन लेंगे तो कभी भी वो चीज देखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये क्या हो रहा है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो उसको हम बाय
रिंग फिट पाइप होती है उसको हम फिट करते हैं। फिर अगर अलाइनमेंट्स में हमको कुछ चेंजेस करने हो तो अलाइनमेंट में चेंज करने के लिए एसेसरीज का यूज करना पड़ता है। वो एसेसरीज कैसी होती हैं? तो वो बेंड्स होते हैं। वो बेंड शुरू होते हैं 0 डिग्री से लेके और 180 डिग्री तक, जहां तक आपको मुड़ना है, जिस हिसाब से आपका मैप का अलाइनमेंट है, जिस हिसाब से आपको पाइप डालनी है, उस हिसाब से उसका बेंड आता है पर्टिकुलर डिग्री का। और वो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, बड़ौदा में भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो ये यूपीवीसी फिटिंग्स बनाती हैं। इसमें बहुत तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। जब मैं इसका आपको लेआउट डिस्कस करूंगा कि इसका लेआउट कैसा होता है, तो मैं आपको उसका एक एक चीज बता पाऊंगा कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अभी खाली एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो हमने पहला क्या काम किया कि हमने जेसीबी लगा के उस पूरे 1 किलोमीटर या जितने भी मीटर का वो खेत था उसको पहले हमने खोद दिया। ऐसा खोदा कि एक आदमी कम से कम आसानी से नीचे अंदर बैठ के और वो पाइप को फिट कर पाए, जो रिंग फिट पाइप है। उसके बाद उन पॉइंट्स को डिसाइड करना है कि जहां पानी निकालना है, आपने पानी, तो मान लीजिए पाइप आपने बिछा दिया, आपने उसको कैनाल में कनेक्ट कर दिया, तो पानी आना शुरू हो गया। अब आप खेत में निकालेंगे कैसे? आपने तो खड्डा खोद दिया 1.20 मीटर नीचे, 1.20 मीटर नीचे हो गया, और पानी तो चाहिए खेत के ऊपर, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक वहां पाइप, जहां हमको आउटलेट चाहिए होता है, पानी निकालने का पॉइंट चाहिए होता है, जिसको हम टीओ भी बोलते हैं, टर्न आउट्स। तो वहां एक स्पेशल एसेसरीज एक टी होती है, जिसके 2 मुंह ऐसे होते हैं जो पाइप के अंदर फिट हो जाए, और एक मुंह ऊपर की तरफ ऐसा होता है जिससे वो जो पानी हमें बाहर निकलना है वो निकल जाए। और वो पाइप को ऊपर निकाल के फिर उसको कंक्रीट से जैम करके उसके अगल बगल एक दीवार बना के, जिसको हम कुंडी भी बोल सकते हैं। मैं आपको कुंडी का बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो ऐसा वर्क है कि वो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। किसी भी उसमें कुछ करना नहीं, केवल ईंटों को जोड़ना होता है और एक बॉक्स बनाना है, जिसकी वजह से जो हम ऊपर एसेसरीज लगाने वाले हैं, टैप जिसको खोलने से पानी आएगा, वो हमेशा सेफ रहे। सेफ किससे रहे? सेफ रहे ट्रिपासर से, आते आते गाय भैंस चराने वाले कभी मार के, वो पीवीसी पाइप है ऊपर कुछ दिख रहा है तो तोड़ नहीं दे, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब हम 0 पे जो पहली बार जो पाइप को कनेक्ट करेंगे हम कैनाल के साथ, स्टार्टिंग पॉइंट में, तो कैनाल तो हो गई मान लीजिए ग्राउंड लेवल से ऊपर, और आपको पानी ले जाना है नीचे, तो आप हवा में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हवा में कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम वहां 0 पे एक इंटेक वेल बनाते हैं। इंटेक वेल उस वेल को बोला जाता है जो कि पहली बार में पानी अपने कुएं में लेगा और उसके बाद वो पूरे पाइपलाइन में सप्लाई देगा। वो एक मेन स्टोरेज टैंक टाइप हो गया। तो वो स्टोरेज टैंक जो होगा वो स्मॉलर इन साइज होगा, उसका मैक्सिमम डाया 2 मीटर का होता है और डेप्थ होती है 3.5 से 4 मीटर तक की। तो वो अब हमको जब पाइप कनेक्ट करना है तब ये बात का बेहद ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है, एफएसएल लेवल जिसको बोलते हैं, जहां पर पानी मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने वाला है, अपना जो पाइप का ऑफ टेकिंग होना चाहिए वो बिल्कुल उसके नीचे ही होना चाहिए। अगर आपने पाइप गलती से ऊपर लगा दिया और आपने पूरा सिस्टम भी तैयार कर लिया तो भी उसमें पानी जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट 0 पे ही नहीं चलेगा। तो आपको बकायदा ये पता होना चाहिए कैनाल का एफएसएल लेवल क्या है। वो एफएसएल लेवल डिसाइड करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पाइप को इस वेल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो एक पाइप आ गया ऊपर के मुंह से, वो वेल में कनेक्ट हो गया, उससे पानी नीचे गिरने लगा। अब इस कुएं के पानी को नीचे से ले जाने के लिए हम क्या करते हैं कि अब नीचे वाले मुंह से, कुएं के नीचे वाले मुंह से हम पाइप का कनेक्शन कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं, ताकि वो परमानेंटली पानी इसमें आता रहेगा। अगर कुएं में गिरेगा तो सीधा सीधा इसमें जाएगा। अब पानी के साथ तो बहुत सारा तरह का कचरा आने की भी संभावना है, क्योंकि वो तो ओपन फ्लो है, पेड़ पौधे, ये वो, टहनियां, पत्तियां या कुछ भी, प्लास्टिक्स, कुछ भी, तो उससे वो सिस्टम को चोक्ड होने का चांस है। क्योंकि आपने एक बार अगर वो पाइप डाल के और पूरा खेत भर दिया और उसके बाद वो सिस्टम अगर चोक हो गया, तो आपको चोकिंग पॉइंट ढूंढने के लिए तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये 200 मीटर बाद प्लास्टिक जाके फंसी या 400 मीटर बाद जाके फंसी है। तो उसको पॉइंट 0 पे ही मिनिमाइज करने के लिए हम स्टेनर का यूज करते हैं। स्टेनर एक टेक्निकल टर्म है, ये है और कुछ नहीं, ये बाथरूम की जाली जैसा होता है। अब पाइप में लगाना है तो थोड़ा साइज इसका बड़ा होता है, पाइप के डायमीटर जैसा। ये करता क्या है ये स्टेनर, ये क्रॉस पैटर्न में लगाया जाता है और इसका स्पेसिंग मिनिमम रखा जाता है कि 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाए, ताकि इससे बड़ा कचरा इसमें जाए नहीं। वो स्टार्टिंग जिस
जिस पार्ट को हम कैनाल से कनेक्ट करते हैं वहां ये स्ट्रेनर लगाते हैं, उसके बाद अंदर के पार्ट पे भी लगाते हैं। और जो हमारा ऑफ टेकिंग वेल का पॉइंट है, जो पॉइंट 0 पे हमने बनाया है वेल, उसके अंदर एक सिल्ट चेंबर बनाना बहुत जरूरी है, ताकि अगर गलती से भी सिल्ट अगर आ जाए तो ये वेल में डिपॉजिट हो जाए, ताकि हम वेल से इसको अच्छी तरह क्लियर कर पाए, फिर वो पाइप में जाए ही नहीं। वो सिल्ट चेंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने नीचे पीसीसी अपना फाउंडेशन किया है वेल को बनाने के लिए, उसके अंदर सील कंक्रीट करके 50 से 60 सेंटीमीटर का पाइप के बॉटम से और पीसीसी के बीच में गैप छोड़ देते हैं। तो ये जो गैप हमारा बचता है इसको बोलते हैं सिल्ट चेंबर या सिल्ट पॉकेट। अब मुझे जहां तक याद है ये सिस्टम कितना इफेक्टिव हो सकता है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मुझे तकरीबन 4 साल हो गए, 200 किलोमीटर के आसपास मैंने ये पाइपलाइन का काम किया होगा कई डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ, लेकिन नॉट अ सिंगल कंप्लेन, आज तक मेरे को कोई ऐसा कंप्लेन किसी फार्मर का नहीं आया, डिपार्टमेंट का नहीं आया कि चोक्ड हो गया। और मैंने ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये काम किया है, तभी तो जाके 90,000 किलोमीटर हुआ है, मैंने तो 200 किलोमीटर ही किया। तो इससे ये पता चलता है कि सिस्टम बहुत इफेक्टिव है, इसको आगे चल के हम बढ़ा सकते हैं। तो इस सिस्टम की जानकारी रखना आजकल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि भाई इरिगेशन की फील्ड में एक कुछ नया आया है क्या, पाइप इरिगेशन करके। तो वो पाइप इरिगेशन यही है, उसको इस भाषा में बोलते हैं यूजीपीएल, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। अब इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट ये है कि जो किसान है उसका खेत बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो रहा है, वो खाली खोदने के दिन तक हम मिट्टी खोद रहे हैं, उसके बाद पाइप डालने के बाद वो मिट्टी वापस भर दे रहे हैं। और अगर आप 1 साल के बाद जाके देखेंगे तो आप वहां अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि पाइप कहां से निकला हुआ है या कहां से क्या इसका अलाइनमेंट होगा जाने का। हाँ, सीपेज कैसे पता चलता है हम लोगों को कि भाई कहीं पाइप हो सकता है लीक हो गया हो, तो आप नोटिस करेंगे तो ऊपर का सरफेस जहां लीकेज होगा वो धीरे धीरे करके गीला हो जाएगा। एक वही तरीका है पता करने का, लेकिन अगर बहुत बढ़िया से उसका एग्जीक्यूशन किया गया हो, बढ़िया से वो पाइप फिट की गई हो, तो बहुत ही कम चांसेस है सीपेज के या लीकेज के, और वो रिपेयरेबल भी है। और मोर ओवर ओपन चैनल फ्लोर जो कंक्रीट और आरसीसी करने में जो खर्च आता है, उससे ये खर्च बहुत ही कम होता है और का सिस्टम काफी इफेक्टिव है। इसलिए गुजरात ने इसको बहुत इंप्लीमेंट जल्दी किया था उस वक्त, और इसका बेनिफिट आज बहुत मिल रहा है लोगों को। जितने भी फार्मर्स हैं वो इससे काफी खुश हैं। तो जो फार्मर्स खुश हैं, इसका मतलब समझ के चलिए कि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आगे चल के ऐसा काम मिल सकता है। तो इस काम की जानकारी हमेशा रखनी चाहिए कि भाई ये काम होता क्या है। वैसे बहुत सा हो सकता है कि आपके प्लेसमेंट में कोई ऐसी कंपनी बैठे जिसके पास यूजीपीएल का काम हो, और ऐसा बहुत चांस है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बहुत सारी कंपनीज ने ये टेंडर लिए हैं। तो नया रिक्रूटमेंट जो होने वाला होगा आगे आते हुए 5 सालों तक ये सिस्टम रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ये अपडेट होगा, लेकिन बेसिक्स तो यही रहेगा। किसी भी सिस्टम के बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। अच्छा, इसमें से मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक पीपीटी बनाया हूं, जिसमें कुछ पेजेस, एक्चुअली मैं ये सब मेरा काम तो है नहीं, मैं हूँ एक इंजीनियर आदमी, वो भी एक फॉर्म में काम करता हुआ, टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मेरा वो ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन अपनी कॉलेज है इसलिए इससे मैं हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ प्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर या कुछ होता नहीं है, तो मेरे को जो अपने से आया मैंने बना दिया है, और अच्छा बनाया है। कम से वो ऐसा बनाया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वही अगर कल चल के ऐसा पूछे कि भाई अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम तो सुना था कल आपने, तो उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है, तो कम से कम आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ सर सुना है कि 6 मीटर की पीवीसी पाइप से होता है और उसके अंदर रबर फिट होता है। इतना भी जवाब देंगे तो अगला आदमी बोलेगा हाँ कुछ तो सीखा है, बाकी तो सीख ले। बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल ये तरीका है इरिगेशन का, और काफी सक्सेसफुल है, काफी इफेक्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को इसमें एक्चुअली आगे चल के स्कोप बहुत है, नॉट ओनली एग्जीक्यूशन में। अगर आप देखें तो चाहे पाइप कंपनी हो, चाहे उसका फैब्रिकेशन यूनिट हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल के भी बहुत जगह है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एसेसरीज ऐसी यूज होती हैं जिनके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको बताया पाइप के बारे में, अब इसके साथ जुड़े हुए जो एसेसरीज हैं जिनको लगाना भी जरूरी होता है, बिना उसके ये किसी काम का नहीं है, वो भी तो वो सारी चीजें हैं जुड़ी हुई मेटल से, आयरन से। तो आयरन तो अब चूंकि सिंपल बात है कि हम लोग
तो उससे जुड़े हुए नहीं है, वो फैक्ट्री का काम है, तो फैक्ट्री में हमेशा मैकेनिकल इंजीनियर वाला स्कोप है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरे 2-3 मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दोस्त हैं जो ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज चलाते हैं और उनका टर्नओवर काफी अच्छा है। अगर नौकरी के हिसाब से देखें तो उनका टर्नओवर काफी अच्छा है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि हाँ, इसमें हम क्या क्या एसेसरीज यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम, जो मैंने आपको बताया कि हम जीरो पे जो इनटेक वेल बनाते हैं, उसके बाद उस पाइप को कट करके और एक वाल्व लगाया जाता है, जिस वाल्व को बोलते हैं स्लूस वाल्व। ये स्लूस वाल्व का फंक्शन क्या है? ये एक वाल्व होता है लोहे का, जो कि कंक्रीट के अंदर सील कर दिया जाता है पाइप को फिक्स करने के बाद, और उसके ऊपर एक की दी होती है कि जब आपको पानी चालू करना हो यहाँ मेन लाइन में, तब आप उसको खोल पाए और तब आप उसको बंद कर पाए। और वो इतनी बढ़िया क्वालिटी का होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही आपने अच्छा काम किया, उसको आपने लीकेज को रोक लिया, तो वो सीपेज या अगर पानी रोकना चाहे तो पानी फिर आगे नहीं जा सकता है। तो वो ये सब लगाते वक्त हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम इसका जो फिटिंग है इसमें गैप नहीं रह जाए, क्योंकि अगर गैप रह गया तो पानी हमेशा निकलेगा। और ये सब कुछ करना है केवल लेबर से, आपके पास कोई मशीनरी नहीं है, तो काफी ज्यादा आपको ध्यान रख के करना पड़ता है। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो बिना ध्यान रखे हो जाता हो, तो ध्यान तो हर एक चीज में रखना पड़ता है। ये होता है एक स्लूस वाल्व। अब ये स्लूस वाल्व जो होता है, इसका फंक्शन हो गया मेन लाइन को ऑपरेट करना और मेन लाइन को स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना। अब अगर मान लीजिए कि एक पाइप में 200 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस के लिए अगर हम पानी को लेके जाते हैं और हमारा टर्नआउट वेल 200 मीटर से ज्यादा के बाद है जहां हमको पानी निकालना है, तो आप ये एकदम समझने वाली बात है कि अगर पाइप में किसी भी हॉलो चीज में अगर कुछ नहीं रहेगा तो उसमें एक चीज जरूर रहेगी, वो है एयर। तो वो एयर को निकालना बहुत जरूरी है। वो एयर निकलेगा कैसे? आप ऐसे और किसी मीन से तो निकाल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बीच बीच में एयर वाल्व टाइप स्ट्रक्चर डाला जाता है। ये एक छोटा सा इंजीनियरिंग का मास्टरपीस जैसा एक छोटा सा, आपको अब कई जगह जाएंगे आप रोड के किनारे तो आपको ये लगा हुआ दिखेगा, उसके ऊपर से कभी कभी पानी भी निकलता है, पाइपलाइन के ऊपर लगा होता है। इसके दो ऐसे एंटीना जैसे गोल गोल मुंह होते हैं, मैं आपको उसका पिक्चर शेयर करूंगा तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये हम लोग एयर वाल्व को इंट्रोड्यूस करते हैं बीच बीच में पाइपलाइन के। वो एयर वाल्व को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? ताकि पाइप के अंदर जितनी भी एयर हो उस एयर वाल्व के थ्रू निकल जाए, और वो एयर वाल्व का जो हाइट है वो इतना रखते हैं कि पानी उस लेवल को नहीं पहुंच पाए। हमको हमारे एफएसएल का हाइट पता है कि कहां तक पानी जा सकता है, हमको अपने पाइप 1.20 मीटर नीचे है वो पता है, हमको पानी उससे 60 सेंटीमीटर ऊपर चाहिए वो पता है। तो अब इसके ऊपर और कितना, तो तकरीबन 1.5 से 2 मीटर अगर हम रखते हैं उसकी हाइट, जो कि एक जीआई पाइप के साथ वेल्डेड होता है, और एक पीवीसी एसेसरीज के साथ, पीवीसी की एसेसरी के साथ वो नीचे जो आपका पीवीसी मेन पाइप है उसमें वो फिट हो जाता है। उसके थ्रू पानी नहीं निकलता है और एयर निकलता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है टर्नआउट वेल्स पे वो मिल सकता है। इसमें दूसरी जो चीजें यूज होती हैं वो कंपोनेंट्स, उसके नाम मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम यूज करते हैं पीवीसी पाइप में स्टेनर। इसका काम है कचरे को रोक देना, साफ पानी को अंदर जाने देना और उसको बार बार साफ कर लेना। दूसरा मैंने बताया आपको स्लूस वाल्व, इसका काम है मेन लाइन के पानी को ऑपरेट करना और एक स्विच का काम करना जो ऑन और ऑफ करे। तीसरा है टर्न आउट वेल, जिस किसान को अपने खेत में जिसने कुंडी बनवाई है, जिसको पानी की आवश्यकता है, वो जब टैप खोले तो उसको अपने हिसाब से पानी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमेशा पानी ही गिरता रहेगा। आपको उसको बंद और चालू करने के ऑपरेशनल बनाना पड़ेगा। तो वो ऑपरेशनल बनाने के लिए एक टी वाल्व बनाया जाता है और उसकी चाबी उस किसान को दी जाती है। ऐसे एक लाइन में बेस्ड ऑन कैलकुलेशन कि कितना एरिया, कितने हेक्टर्स में हमारा लैंड है जिसको इरिगेशन वाटर की जरूरत है, और हमारा जो पाइप का कैपेसिटी है और कैनाल के पानी का कैपेसिटी कितना है। आपको मैं कैपेसिटी और डिजाइन इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप उसका ओवरव्यू समझिए। किसी चीज को ऐसा पता लगा गया जनरल बेस में, वो कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन खाली इतना है कि अगर मैंने 5 लीटर पानी डाला एक पाइप में तो यहां से 5 ही लीटर निकलेगा, 6 लीटर नहीं निकलेगा। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल होना चाहिए कि यहां से 5 लीटर पानी आया है कि नहीं, और ये जो रास्ता हम बना रहे हैं 5 लीटर पानी ले जाने के काबिल है कि नहीं।
तो इसी कैलकुलेशंस के बेस पे ये डिजाइन तैयार की जाती है और इस डिजाइन के बेसिस पे पाइप का डाया डिसाइड किया जाता है कि भाई पाइप का डायामीटर क्या होगा, उस पाइप का लेंथ तो एक पाइप की 6 मीटर होगी फिक्स, वो ठीक है, लेकिन डाया क्या होगा, तो डाया वेरी होता है, डाया वेरी होता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर। हो सकता है कि आगे कुछ ऐसी जमीन हो जहां पानी की जरूरत ही नहीं हो, 800 मीटर के लिए चाहिए, 200 मीटर के लिए चाहिए, शॉर्ट लेंथ के लिए चाहिए, तो वहां पाइप डाया कम कर दिया जाता है। पाइप डाया कम करने के पीछे 2 कारण। सबसे पहला कारण है पैसे का, उससे वो इकोनॉमिकल हो जाता है। और कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट का पहला ये नियम है कि अगर आप कोई भी टेंडर प्रिपेयर करें भाई कोई भी, तो वो सबसे पहला तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि इकोनॉमिकल है कि नहीं। अगर आपने कोई ऐसा प्रोसेस सजेस्ट कर दिया जो उससे सस्ता है तो लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इस बेसिस पे पाइप के जनरली जो गुजरात में पाइप यूज हुई है इतने सारे कामों में 160 mm डाया से लेके 325 mm डाया तक की पाइप्स यूज हुई हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा या कुछ आपको डिटेल इस बारे में जानना होगा तो आप जरूर मैडम से कंसल्ट करिएगा। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी होंगी मुझे उम्मीद है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो पूछ पाछ के सॉल्व तो कर ही दूंगा, टेंशन नहीं लेना। और ये सबसे आसान सिस्टम है जो मेरे को लगा कि एक टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो उनको ऐसा नहीं लगे कि यार ऐसा पढ़ाने लग गए कि कल क्वेश्चन भी पूछ देंगे ये एग्जाम में चल के। मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये हमारे सिलेबस में आया है। क्लोज चैनल फ्लो ऑलरेडी सिलेबस में है, पर ये सिस्टम ऑफ इरिगेशन पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता था। हम कॉलेज में थे तो हमको ड्रिप इरिगेशन भी पढ़ाया गया, सब कुछ पढ़ाया गया, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम था क्योंकि वो सब तरीके बहुत महंगे थे। यहाँ गुजरात के खेतों में दिखता है कि लोग ड्रिप इरिगेशन करते हैं जिसमें पाइप के थ्रू केवल जड़ पे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, पानी का वेस्टेज कम। इजराइल में ये सिस्टम बहुत है, लेकिन बाकी स्टेट्स इतने सक्षम नहीं है कि इतने महंगे प्रोजेक्ट्स को चला पाए, तो वो हमेशा सस्ता उपाय ढूंढते रहते हैं। तो हम लोगों को सिविल इंजीनियर होके ये जरूर देखना है कि बाकी स्टेट्स का रवैया क्या है। सस्ता वाला चीज ही अच्छा आएगा तो हम महंगे बिकेंगे, तो इसलिए अपने आप को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। मैंने रोड में भी काम किया है, अभी भी करता हूं, मैंने रेलवेज में भी काम किया है, मैंने इरिगेशन के लिए भी काम किया है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे आसान यही सिस्टम है कि सारा कैलकुलेशन करके आपको डेटा मिल जाएगा। आपको एज ए सिविल इंजीनियर करना क्या है भाई, अगर आप एग्जीक्यूशन में है तो आपको जाके केवल एग्जीक्यूट कराना है। तो 2 ही चीजों का ध्यान रखना है आपको। इनिशियल ग्राउंड लेवल का ध्यान रखना है कि भाई अगर ग्राउंड लेवल ऊपर नीचे होगा तो उस वक्त हम ग्रेविटी फ्लो नहीं दे सकते हैं, उस वक्त हम लोगों को मोटराइज्ड फ्लो देना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो ग्रेविटी फ्लो हो गया है ये तो एक मीन्स हो गया अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का। अब दूसरा मीन्स है कि मान लीजिए कि आपने अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम भी बनाया और लैंड जो है वो अनइवन है, कोई एरिया ऊंचा है आगे जाके नीचा है फिर आगे जाके ऊंचा है, तो पानी हर जगह हर सतह पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन खेत की टोपोग्राफी ऐसी है तो वहां पानी देना जरूरी है। उसमें हम क्या करते हैं इस सिस्टम में कि उसके 2 तरीके हैं फोर्स्ड फ्लो के, उसको बोला जाता है फोर्स्ड फ्लो थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइन। इस फोर्स फ्लो में हम क्या करते हैं कि 2 इंजिन्स, वाटर पंप इंजिन्स, उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं 0.0 पे, और उसके लिए एक और एक्स्ट्रा वेल बनाते हैं। जैसे एक हमने इनटेक वेल जो पहले बनाया था कि ये कैनाल से पानी ले लेगा, अब ये पानी तो ले लेगा लेकिन अब ये आगे नहीं जा सकता, ये फिक्स है क्योंकि बाई ग्रेविटी अब नहीं जाने, जो ग्रेविटी से जाने वाला था उसको तो हमने पाइप से कनेक्ट करके भेज दिया। अब चूंकि ये खेत तक पानी पहुंच नहीं पाएगा तो इसको फोर्स की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि 0.0 पे ही जहां हमने ऑफ टेकिंग वेल बनाया है वहां 2 फाइटर्स, जिसको देसी भाषा में यहाँ लोग बोलते हैं फाइटर, वो पंपिंग मशीन है, तो वो 2 टाइप की पंपिंग मशीन्स वहां एक रखी जाती है, एक स्टैंड बाई में भी दी जाती है। गुजरात में बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ फार्मर्स को एक मशीन तो स्टैंड बाई में दी जाती है कि अगर एक खराब हो जाए तो आप दूसरे से काम चलाइए। और वो जो फोर्स फ्लो होता है तो फिर चूंकि वो फोर्स फ्लो होता है तो इसलिए बाकी खेतों में पानी निकल जाता है भाई, वहां बाई ग्रेविटी नहीं निकलता। आप 0 पे इंजन चालू कर दीजिए और वहां टैप खोल दीजिए खेत में तो वहां पानी निकलता है। उसके वीडियोस है मेरे पास, मैं आप लोगों को वो शेयर करूंगा कि प्रैक्टिकली एक ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ऐसा सब काम करेंगे और खेत वाले और गांव वाले आपको आगे प्रेस करेंगे कि बहुत अच्छा आपने काम किया, तो वाकई आपको लगेगा कि आप चलो अच्छा इंजीनियर हो कि पानी यहाँ तक मुझे लोग खुश है।
नहीं तो लोग सोचते हैं कि ये तो वो पहले इंजीनियर बाद में समझते हैं और पहले कॉन्ट्रैक्टर समझ लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चुराने आया है। तो ऐसा है, एक्चुअली इमेज ऐसा बन गया है लोगों का कि कॉन्ट्रैक्टर है या कंस्ट्रक्शन कंपनी से बिलोंग करते हैं, किसी भी काम में जा रहे हैं तो ये चोर पक्के होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा सब लोग नहीं है। अगर सब लोग ऐसे होते तो इतने अच्छे अच्छे क्रीम प्रोजेक्ट्स इंडिया में कैसे होते। मैं तो चोर नहीं हूं तो मैं कैसे मान लूं कि सब चोर है। लेकिन कुछ लोगों को बदनाम करना होता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हम जो इंजन का सेटअप करते हैं वो पॉइंट 0 पे भी कर सकते हैं और वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा है जहां बाई ग्रेविटी पानी निकल सकता है और 2 खेत के बाद क्रॉस करने पे वहां बाई ग्रेविटी नहीं निकल सकता है। वहां हम क्या करते हैं कि वहां फिर से उस पाइप को कनेक्ट रखते हुए ऊपर एक टी लगा के उसका फ्लो इतना अंदर ले लेते हैं कि वो पानी बाई ग्रेविटी एक लेवल तक तो भरेगा, खेत के लेवल तक पानी नहीं आएगा लेकिन एक लेवल तक तो भरेगा कुएं में। उस लेवल पे हम क्या करते हैं, उस लेवल पे हम अपना सक्शन पाइप फाइटर का वहां डाल देते हैं। जो हमने पॉइंट 0 पे लगाया था, अगर उस केस में पॉइंट 0 पे किसी लाइन में नहीं लगा हो तो उस जगह लगाते हैं जहां जरूरत है, क्योंकि सबको फोर्स फ्लो की जरूरत नहीं। उसमें 10 खेडूत आते हैं, 20 खेडूत आते हैं, वहां 50 खेत आते हैं, सब खेतों में उसकी आवश्यकता नहीं है। वो लिमिटेड कुछ खेतों के लिए जो बीच में आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया जाए। बाकी लोगों को तो ऐसे भी पानी मिल जाने वाला है बाई ग्रेविटी। तो उस केस में गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि फार्मर्स के लिए जो पंपिंग इंजन है वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो खेत में लगा देना। और ये जो मॉडल आया था गुजरात में, ये जो पहली बार आया था कि इसको इम्प्लीमेंट करना है फर्स्ट टाइम, जब यूजीपीएल करना था, तो उस वक्त एसएसएनएल के एमडी थे और मैं यहाँ भरूच में एक कैनाल का काम कर रहा था। तो मुझे डिपार्टमेंट के लोगों ने, सरकारी लोगों ने बताया कि एक नई चीज का उद्घाटन हो रहा है, वो हो सकता है मुख्यमंत्री श्री आए। मैं बोला ये क्या नई चीज है भाई? बोला ये नया सिस्टम है इरिगेशन का। बोला अच्छा, तो क्या है ये? तो यूजीपीएल है। मैं बोला अच्छा। तो जब मैं पहले दिन वहां गया, सिमरथा गांव का नाम है जहाँ पहला यूजीपीएल हुआ था, तो वहां हम जब गया तो वो सिस्टम तो क्लोज हो चुका था, वो सब ढक ढुक चुका था, खाली ऊपर जो था जमीन के ऊपर वो दिख रहा था। तो बहुत मन में डाउट था कि यार ये हुआ कैसे? इस साल हम लोग इतना मेहनत करके कंक्रीट का कैनाल बना रहे हैं, जो रोज फट जा रहा है, रोज टूट जा रहा है, रोज गाली सुननी पड़ रही है। ऐसा क्यों नहीं ऐसा ही सिस्टम बना दिया जिसमें गाली नहीं सुननी पड़े, पानी भी मिल जाए लोगों को। तो ऊपर से कुछ पता ही नहीं था मेरे को। जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ सिस्टम में, बिल्कुल अनजान था, ना मेरे को पाइप के बारे में पता, ना पीवीसी के बारे में पता, ना कुछ पता। तो मेरे को बोला गया कि भाई आप ये काम करेंगे। मैं बोला यार काम करेंगे, काम करने के पहले इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। उस जानकारी लेने के लिए मैंने पहले यहाँ 3 महीना कोई काम नहीं किया। उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम होता कैसे है, मैं हर जगह जिस कॉन्ट्रैक्टर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जिनका काम हो रहा था, उस वक्त शुरू किए थे सब लोग, किसी को पता नहीं था। वहां जा जाके मैंने सीखा। मैं पाइप कंपनीज में गया, वहां मैंने पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग देखा। मैं असेंबली यूनिट में गया, वहां जाके मैंने असेंबली यूनिट का देखा। अब की डेट में ऐसा हो गया कि अगर मैं कुछ सजेशन देता हूँ फैक्ट्रीज को कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो ऐसा बना रहे हैं, इसको ऐसा बनाइए तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो वो लोग हर साल अपना उसको बेहतर करके पेश करते हैं। तो अब धीरे धीरे उतना कंट्रोल हो गया है कि अब पता चलता है कि इसमें क्या गलती हो सकती है। आप लोग भी जब भी किसी भी चीज से जुड़ेंगे तो प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। पहली बार में किसी को कुछ नहीं आता। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार तो बैट उठाया होगा ना, कि पहले दिन तो कवर ड्राइव मार नहीं दिया होगा। तो धीरे धीरे करके हम लोगों को इस दिशा में बढ़ना है कि भाई हमारा डेवलपमेंट क्या, ऑडी कैसे आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी कैसे। तो अब अगर वो मार्केट में बाकी गाड़ियों से बेहतर है तो आपको भी तो बाकी लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। उसको अचीव करने के लिए प्राइमरी चीज है डेडिकेशन, प्राइमरी चीज है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन शुरू होती है अपने आप से। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कर्नल की तरह मैं दिन भर उठ के सलामी देता हूँ। बात है कि आप अपने दिनचर्या को कैसे मॉनिटर करते हैं, आप कितनी पॉजिटिवनेस लेके आप किसी के सामने प्रेजेंट हो सकते। पूरे वर्ल्ड को आप जब इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक प्लेसमेंट में बैठेंगे तो जो सामने वाला आदमी जो आपका प्लेसमेंट ले रहा होगा वो हमेशा चाहेगा कि मेरे को एक डायनेमिक पर्सनैलिटी मिले। उसको केवल एक इंजीनियर नहीं चाहिए, उसको एक ऐसा आदमी चाहिए जो हर तरह की सिचुएशन को समझ पाए और डील कर पाए, चाहे वो लैपटॉप चलाना हो, चाहे वो डंपी लेवल चलाना हो। अगर वो ऐसा ही चाहता है कि कल कुछ तो हम लोगों को उतना स्मार्ट बनने के लिए तो सबसे पहली चीज है कि जो अपने बेसिक्स है। अब मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है कि पाइप क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, और मैं बात करूं यूजीपीएल की, तो लोग हंसेंगे।
मुझे पता ही नहीं कि सीमेंट क्या होता है और मैं बात करूं कंक्रीट, तो लोग हंसेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो भी आप, और डिप्लोमा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को, मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई ऐसा स्टडी है वो जिसमें किसी तरह का लोड दिया गया। जो मैं कॉलेज के आपके पैटर्न्स देखा हूँ, जो टीचर्स नोट्स बना के देते हैं, तो दैट इज इनफ, वो तो काफी है। लेकिन उसमें आपकी दिलचस्पी एक पर्टिकुलर चीज में होगी तो भी काफी है भाई, कि आप एक चीज तो ग्रैब करो। कहीं ना कहीं तो आगे चल के आपको अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस फील्ड में भी ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नहीं ढूंढा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे को हर एक चीज पता रहे, पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मैं एक्सप्रेस हाईवे में भी जाता हूँ, रोड का भी काम, भले वो मेरा काम हो या ना हो, ये बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है कि मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कल चल के जब मुझे वो काम करना पड़े तो मुझे आज ही बकायदा इस बात का पता हो कि उसमें मुझे करना क्या है। और सिविल इंजीनियर के नाते तो मेरे को लगता है कि हम लोगों को अपना नाक कान आंख सब खुला रख के चलना चाहिए। सोसाइटी में जो भी हो रहा है केवल काम ही काम हो रहा है। लॉकडाउन के बाद भी मैं परसों कल कॉलेज का एक मैं फोटो देखा अपनी यूनिवर्सिटी का, उसमें देवांशु सर ने वो किया कि हमने लॉकडाउन के पीरियड में भी ये बिल्डिंग का काम पूरा किया है। तो मैं बोला कि बताइए, जिसको काम करना है वो जो भी व्यवस्था हो वो तो कर ही रहा है। जिसको पढ़ाई करनी है वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो या पढ़ ही रहे। हमारे यहाँ बिहार में लड़के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन के नीचे बैठ के आईएएस बन जाते। बड़ा अजूबा लगता है कि भाई इसके घर में एसी है, उसका लड़का आईएएस नहीं बना। रेलवे स्टेशन के नीचे लाइट के नीचे पढ़ के लड़का, जहां दिन भर ट्रेन और मालगाड़ी आती है रात भर, वहां कैसे बना? क्या क्या उसमें खूबी थी भाई? तो खूबी और कुछ नहीं थी, खूबी था उसका डेडिकेशन। उसको पता था कि इस गरीबी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है किताब। तो उसने उसको अपनाया तो वो बना आईएएस। हम लोगों के पास क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, ये नहीं है तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो फिक्स एम ही नहीं है। आपको एक फिक्स एम तो रखना ही पड़ेगा भाई। टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है तो एक फिक्स एम होना चाहिए ना। आजकल के बच्चे तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे आगे चल के बनना क्या है। अरे आपको कुछ नहीं बनना है, आप इंजीनियरिंग में तो आपको इंजीनियर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है भाई। आप इंजीनियर तो अच्छा बनो। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 90% लेके आएंगे तो ही मैडम आपको अच्छा बोलेंगे, 60% लाएंगे तो भी अच्छा बोलेंगे, 55% लाएंगे तो भी अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना बेहतर सीखे हैं और वो चीज पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है। अगर एक सवाल मैं पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ और वो पूछा जाता है तो मेरे 10 में से 10 अंक आ जाते हैं। मेरे बगल में पढ़ने वाला विद्यार्थी खाली वही क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बाकी पूरी किताब पढ़ा और वही क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका नॉलेज कम हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि कृपया करके, अभी आप लोगों के पढ़ने लिखने का समय है, कृपया करके आप अपना एजुकेशन, ये टाइम अगर आप एजुकेशन को देंगे, अपने टीचर्स को देंगे, कुछ सीखेंगे, किसी की कमियां नहीं निकालेंगे, है ना, तो आपको आगे बहुत ही बढ़िया। हेलो, और मैं अपनी बात के साथ कंक्लूड करता हूँ मैडम। Thank you, Abhishek. Thank you so much. You are lovely. Can I ask you some questions? Yes. So the first question, that is which is best pipeline software which is going to be used in your field or anything? मैडम एक्चुअली what is there ना कि यूज कर रहे हैं आप लोग? ये जो हम लोग यूजीपीएल टाइप का जो सिस्टम अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैम, हाँ? ये इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, डिजाइन करने के लिए किसी खास सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। मुझे हमारे यहाँ गुजरात में एक एजेंसी है, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, वापकोस करके, वापकोस, वो ये पाइपलाइंस के सारे डिजाइन करती है। वो एक्चुअली क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो किसी और को नहीं दिया गया है, केवल डिजाइन सेक्शन को एक दिया गया है गुजरात का। और वो लोग मेरे को लगता है कि ऑटोकैड के थ्रू ही वो कर लेते हैं मैम। उसमें कुछ ये मतलब ऑटोकैड जैसा सॉफ्टवेयर काफी है इसके लिए। इसमें केवल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी फ्री होते हैं, हैकरास और ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे ये पाइपलाइन डिजाइन होती है, एज पर माय नॉलेज। सो मे बी ऑटोकैड एंड दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। मैं एक्चुअली क्या है कि ये मैंने कभी इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया है डिजाइन करने के लिए, और मैं तो पेपर पेन भी ले लेता हूँ, तो लेकिन नो प्रॉब्लम। अब दूसरा क्वेश्चन है व्यूअर्स की ओर से कि ये जो यूजीपीएल आप थ्रू आउट कर रहे हो, उसका थ्रू आउट लाइफ स्पाइन में हाउ कैन वी रिजॉल्व द सेटलमेंट, पाइप सेटलमेंट? हाँ, कैसे रिजॉल्व करते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं? मैं आपके क्वेश्चन को पूरी तरह समझना, आप जानना चाहती हैं कि पाइप के सेटलमेंट को इशू को हम कैसे सॉल्व करते हैं? थ्रू आउट इस लाइफ पूरी लाइफ में
कैसे सेटलमेंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं हम लोग? इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो हम 1.20 मीटर डेप्थ जो खोद रहे हैं खेत की, उस खेत के नीचे वो पाइप चला जाता है और उसको कुशनिंग मिल जाता है 1.2 मीटर का। ओके, एंड ये लाइफ टाइम रहता है ये कुशनिंग या सॉइल सेटलमेंट होती होगी ना? सॉइल सेटलमेंट मैडम बिल्कुल ही मिनिमम। आप देखिए, आपने वहां तो मान लीजिए कि 200 या 225 mm का या कितने भी डाया का एक पाइप डाला तो उतनी मिट्टी तो कम हुई। अब सेटलमेंट जो है 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन चूंकि ये रिंग फिट पाइप होती है तो इसकी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि 15 से 20 सेंटीमीटर अगर सरफेस मूव हो तो इसको फर्क नहीं पड़ता। यस यस। जैसे कि 30 डिग्री तक बिना किसी बेंड के इस पाइप को मोड़ा जा सकता है अटैच करके। ओके, और अभी जो आपने पाइपलाइन की, अच्छा सॉरी, अभी जो आपने पाइपलाइन लेइंग की बात की, यूजीपीएल की लेइंग की बात की आपने, तो उसमें कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखती है? जैसे एसएसएल का आप कर रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी कंसीडर कितनी कर रहे हो, ऐसा कुछ? एक्सकेवेशन के लिए नहीं, पाइप, हाँ, एक्सकेवेशन के लिए नहीं, पानी की वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी आप कंसीडर करनी होगी ना लेइंग के लिए। हाँ, वो मैडम पूरा एक्चुअली क्या होता है कि ये एक सिस्टम ऐसा है जो एक सिस्टम पे आधारित है। मतलब हमारे ऑलरेडी डेटा होता है कि माइनर में कितना फ्लो, हम कितना डिस्चार्ज है, और एक माइनर की पर्टिकुलर जो ओपन चैनल फ्लो है ना, उसका डेटा दिया हुआ रहता है कि हम इतना डिस्चार्ज, इतने पानी का डिस्चार्ज इसमें दे सकते हैं। तो दैट डिस्चार्ज हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से कितनी यूजीपीएल की लाइंस निकल सकती है और कितने एरिया को अब हम इरिगेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि आपने अभी बोला कि फार्मर्स की लैंड और ये सब जा रही है इसमें, तो ये सब आपको टैकल करना होता है या गवर्नमेंट कर रही है? लैंड, मैंने ऐसा नहीं बोला कि फार्मर्स की लैंड जा रही है, इसमें फार्मर्स की लैंड बच रही है क्योंकि सरकार जमीन जो आप पाइपलाइन डालोगे, जो कैनाल कंस्ट्रक्ट करोगे, उसके जो कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्ट, उसमें कुछ लैंड जाएगी ना? उसमें मैडम लैंड नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ही ये जो सिस्टम बनाया गया है ये एक्चुअली पार्टनरशिप सिस्टम है जो टेंडर पहली बार गुजरात में आया था। इसमें ऐसा था कि 2.5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज टू बी पेड बाय द फार्मर। ओके ओके। And rest of the amount is to be paid by the government of Gujarat. But आप जानती हैं कि कोई फार्मर तो बियर करेंगे नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ता है मैडम। ओके ओके, वो कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ता है। Okay, and as time can permit us, I can ask you one last question that is on your personal question. Who is your ideal? By whose inspiration or guidance you have achieved this success? Madam, I have achieved any kind of success. First of all, I don't think you are the quite younger and you have done lots of work, thousands or hundreds of kilometers of pipeline, roads, etc. by under your company also. Actually, in late 90s, my father, मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर हैं। Okay. तो वो उस वक्त के सिविल इंजीनियर हैं जो इस देश में जब सिविल इंजीनियर को 1500 या 1600 रुपए तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। हाँ। और हम लोग नेटिव बिलोंग करते हैं मैम बिहार से। तो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते उन्होंने यहाँ नौकरी ज्वाइन की 1999 में। और वो नौकरी पहली बार उन्होंने ज्वाइन ही की सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड में एज ए प्राइवेट इंजीनियर। और मैं तब 5th स्टैंडर्ड में था मैम। तो उनकी डेडिकेशन को मैं देखते हुए आया हूँ कि कैसे एक आदमी, एक बाइक थी तब भी, जब साइकिल नहीं थी तब भी, कार है तब भी, जब प्लेन में बैठना सपना था तब भी, और प्लेन में बैठ रहे हैं तब भी, कैसे मेहनत करके और अपनी लाइफ को सिंपल रख के और कैसे इतने लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने कम से कम यहाँ 50 लोगों को एस्टेब्लिश किया है जो लोग बेरोजगार थे दूसरे स्टेट्स के, जिनके, तो मेरे लिए आइडल मेरे पिताजी ही हैं हमेशा। Yes, that's okay. Thank you so much, Abhishek, for your wonderful speech. You have been very enthusiastic speech, and I am very, very thankful to you for your sharing your views and ideas about your canal construction. You have shown small components of all the canal network, so that's very helpful to our teachers and all the viewers of this seminar. I thank you very much for all my faculty members who have help me directly or indirectly for this webinar.
I also thankful to our principal ma'am and management of Paru University, system cells of Paru University for organizing, giving me opportunity for organizing this webinar and making it success. Thank you, Abhishek. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank Thank you. you so much. Bye bye.